राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी के बीच किसानों का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। बस इंतजार शंभू बॉर्डर खुलने का है। वहीं शंभू बॉर्डर खुलने को लेकर पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक शंभू बॉर्डर को खोला नहीं गया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर 24 जुलाई को हरियाणा सरकार को अपना पक्ष रखने की बात कही है। जब सरकार फिर से अपना पक्ष रखेगी, वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के साथ बैठक की। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में किसानों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। सरकार ने किसानों की मांगों को सुना। हालांकि बैठक में मांगों को लेकर कोई रास्ता फिलहाल अभी तक निकला नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार मंथन का दौर जारी है और उस बीच में सवाल यह है कि शंभू बॉर्डर कब खुलेगा, क्योंकि किसान भी आदेश आते ही ये ऐलान कर चुके हैं कि हमारी तैयारी पहले से थी, है और आगे के लिए भी हम तैयार हैं। जैसे ही बॉर्डर खुला हम दिल्ली कूच कर जाएंगे। अब सरकार के सामने चुनौती है कि अगर किसान दिल्ली तक पहुंचते हैं तो एक बार फिर से कुछ वैसा ही माहौल होगा, या उसकी आशंका प्रबल है कि वैसा माहौल बनाया जा सकता है जो पिछले दिनों हमने देखा कृषि कानूनों को लेकर। और सरकार इसी बात को लेकर, इसी आधार को लेकर शंभू बॉर्डर फिलहाल खोलने के मूड में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को एक बार फिर से चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष एक बार फिर से रखेगी, लेकिन किसानों से वार्ता भी कर रही है सरकार। किसान मोर्चा हरियाणा और हरियाणा सरकार के जो अधिकारी थे उनके बीच में करीब 7 घंटे तक हमारी 30 डिमांडों के ऊपर बिंदुवार खुल के सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और हमने अपने पक्ष को पूरी मजबूती से रखा। कुछ हमारे एग्रीकल्चर से, कुछ हमारा जो बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर का, मंडी का, बीमा कंपनियों का जो किसानों के साथ धोखा है, इन सभी मुख्य उनके ऊपर चर्चा हुई है और सभी डिपार्टमेंट के हेड यहाँ उपस्थित थे और वो हमने सारी चर्चा करने के बाद उनको बता दिया है। अब सरकार को ये अधिकारी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद सरकार उस पर निर्णय देगी। मुख्य मीटिंग के अंदर ये भी इशू रहा कि कुछ अधिकारी जिन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, लाठी चलाई, मुकदमे करे, उनको सरकार सम्मानित करना चाह रही है। हमने इस बात का एतराज़ जताया है कि ऐसे अधिकारियों को जो जर्नल दायर बन के किसानों को रोकने का प्रयास करते हैं तो उनको सम्मानित ना किया जाओ। और आज की मीटिंग का जो उद्देश्य जो है कि हमने आंदोलन की घोषणा कर रखी थी। 14 जुलाई को रोहतक के अंदर हरियाणा एसकेएम की मीटिंग हुई थी और उसमें हमने 20 तारीख तक का अल्टीमेट दिया था हरियाणा सरकार को, क्योंकि नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं। हम टकराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बातचीत से समाधान हो और ये हरियाणा के लोकल इशू हैं 32 के 32, उनके ऊपर सकारात्मक बातचीत आज हुई है। अगर सरकार कुछ करती है तो बहुत बढ़िया बात है किसानों के लिए, अगर सरकार नहीं करती है तो दोबारा से वही जो संयुक्त किसान मोर्चा है उस आंदोलन के रास्ते पर। अगर हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के दिया जाए तो जो सरकार बोल रही है वो गलत तथ्य पेश कर रही है। इतना देश का सरमाया एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए लगने वाला नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है भी अगर एमएसपी गारंटी कानून लाया जाएगा, जो फसल की खरीदी सरकार करेगी उससे कुछ प्रॉफिट आएगा। दूसरा, जो अभी हरियाणा के अधिकारियों को सम्मान करने का गैलेंट्री अवार्ड से बातचीत चल रही है, जिन्होंने किसानों मजदूरों के ऊपर जुल्म किए बॉर्डर के ऊपर, हम इसको रद्द करवाने के लिए भी ये सम्मान ना होना चाहिए। 15 अगस्त को पूरे देश भर में ट्रैक्टर मार्च होंगे और जो 3 क्रिमिनल लॉ लेकर आई है केंद्र, उसकी जो उनके बिल की कॉपीज हैं उसको जलाएंगे। ये बहुत हार्ड कानून लाए हैं, देश के जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके ऊपर लागू होंगे। इसी के साथ साथ 1 सितंबर को यूपी में महारैली होगी। इसके बाद हरियाणा में 15 सितंबर और 22 को 2 बड़ी महारैली की जाएंगी। 31 अगस्त को जो बॉर्डर है हमारे, जहां हम लोग धरना दे रहे हैं शंभू पर, खनौरी पर, 200 दिन पूरे होने के बाद बहुत लाखों में इकट्ठ करेंगे। किसानों के लिए क्या होना, किसान तो इन्होंने वायदा किया था 2022 तक हम आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत दुगनी से ज़्यादा कर दी। डीजल क्या भाव था, आज क्या भाव है 14 में,
कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लेकिन फसल में कीमत में तो वृद्धि नहीं हुई, एमएसपी तो नहीं बढ़ा ना गेहूँ का, जो हमारे समय में 139 और 160% बढ़ा है, इनके समय में तो 50% भी नहीं बढ़ा। लागत कई गुना हो गई ना, जीएसटी था पहले इन चीज़ों पे, जीएसटी और लग गया। हाँ, एमएसपी गारंटी दे, किसान संतुष्ट हो जाएंगे। लीगल गारंटी दे एमएसपी की, सबसे पहली मांग तो है उनकी एमएसपी की लीगल गारंटी, जो कांग्रेस ने वायदा कर रखा है। देश की बात नहीं खुला तो इसको सारे को देख रहा है और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वो ठीक रहे उसको लेकर के, क्योंकि हम किसानों से पुनः लगातार हम ये अपील कर रहे हैं, आपकी हम ये अपील करते हैं, क्योंकि रास्ता रोकना कोई समाधान नहीं है। यह इस प्रकार का बैठ कर के बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। वो भी पारिवारिक लोग हैं, हम भी पारिवारिक लोग हैं। एक परिवार कैसे चलता है, एक घर कैसे चलता है, उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और सरकार लगातार वार्ता कर रही थी, सरकार उनसे बातचीत कर रही थी। अब लोग भी समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है उनके बारे में बिल्कुल। बहरहाल तो आपके सामने उन तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं थीं जो कि किसान संगठन का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कहना है कि हमारी मांगे सिर्फ किसान के हित की बात नहीं है, बल्कि किसानों का जिसने अहित किया, यानी जिन अधिकारियों ने लाठी चलवाया और चलाया, उन लोगों को अगर अवार्ड से नवाजा जा रहा है तो उसकी भी हम मुखालफत करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात उन्होंने कही। उनका कहना था कि नए नवेले मुख्यमंत्री हैं तो मौका मिलना चाहिए। हमारी वार्ता हुई, हालांकि पहले दौर की वार्ता में कुछ खास निकल नहीं पाया, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति अभी से इस पर फिर से शुरू हो गई। आप देखिए कि साफ तौर पर यह संकेत दे दिया गया कि जब तक लीगल गारंटी नहीं मिलेगी एमएसपी की, हुड्डा साहब का यह जिक्र करना कि लीगल गारंटी कांग्रेस का वादा है, और अगर जब तक कांग्रेस का वादा बीजेपी जो कि सरकार में है वो पूरा नहीं कराएगी, तब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर से किसानों की तरफ से अपनी तैयारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रोफेसर विधु आपका। सुरेश रोड हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुरेश रोड आपका। विवेक चौधरी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक चौधरी आपका। अमनदीप केसरी हैं, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अमनदीप आपका। और सुरेश कोच हमारे साथ हैं, किसान नेता कोच, सुरेश कोच साहब हैं, किसान नेता हमारे साथ। कोच साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, आ रही है जी। आपकी तस्वीरें हम बहुत स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, अंधेरा वहां पर ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि यह तस्वीर थोड़ी सी साफ हो जाएगी, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है। लेकिन बैठक में क्या हुआ, यह जरा साफ करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे साफ कर दूं जी कि ये बैठक 4 साल बाद ये डेडलॉक लगा हुआ था, किसानों और सरकार के बीच में बड़ी तलखियां चली हुई थी। किसान आंदोलन के दौरान भी बैठक नहीं हुई। ये इस परिवेश में बैठक हुई है कि इलेक्शन का समय था, किसान आंदोलन की तैयारी कर रहा था, तो सरकार ने बेकायदा एसकेएम हरियाणा को लेटर दे करके बुलाया। 4 साल में हमारे साथ ये बात हुई और इसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 34 मुद्दे लेकर के हम मीटिंग में गए, जिसमें सभी का फसलों की खरीदी का मुद्दा, सभी तरह के बीमे, मुआवजे या स्पेशल सहायता जो किसानों की फसलें मरे वो एक मुद्दा, टेबल कनेक्शन जो बाकी है वो मुद्दा, एक लोड बढ़वाने वाला मुद्दा, एक हमारा जितना शुगर मिल नारायणगढ़ का जो पैसा बकाया था वो मुद्दा, और हमारे ऊपर जितने केस है किसानों पे किए गए थे वो मुद्दे, यानी सभी मुद्दों के ऊपर लंबी चर्चा हमारी हुई है। 7 घंटे तक लगभग सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से राजेश खुल्लर जी जो स्पेशल इनके अधिकारी हैं सीएम हाउस में, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी अध्यक्षता में बहुत से अधिकारी थे, एग्रीकल्चर के अधिकारी थे, बैंक के अधिकारी थे, बीमा के अधिकारी थे, आपके बिजली बोर्ड के अधिकारी थे। उन सब के साथ लंबी चर्चा हुई। कुछ मुद्दे तो ऐसे थे जो मौके पर आदेश अधिकारी को दिए जा सकते थे, उनके लिए तो आदेश दिए गए हैं मौके पर। देखिए आगे क्या होता है। और कुछ मुद्दे वो थे जिनके ऊपर विचार की बात आई, वह सरकार से हम बात करके इनको आगे लेकर के जाएंगे। इस तरह की कल हमारी ये लंबी मीटिंग हुई है।
तो कुछ सकारात्मक रहा आपकी नजर में? आप लोगों ने लंबे समय के बाद सरकार के बुलावे पर जाकर बैठक की, बातचीत की, 7 घंटे तक आप लोगों की बातचीत हुई, तो कुछ सकारात्मक संकेत वहां से निकले हैं, कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है? देखिए, जब इतनी लंबी मैराथन बैठक होती है, हमारी सबसे पहले बात यही थी कि या तो बुलाइए ना, आपने 4 साल नहीं बुलाया। हालांकि इस तरह की मीटिंग पिछली सरकारों में होती रही है कि पूरे के पूरे प्रदेश के किसानों को लेटर दे दिया जाता था, सारे किसान संगठन हाजिर हो जाते थे, मगर मनोहर लाल खट्टर जी ने कभी इस तरह की मीटिंग नहीं बुलाई। अब ये मीटिंग बुलाई गई है, मगर बहुत से मुद्दों के ऊपर तुरंत वहां जो सेक्रेटरी साहब का उनका बोलने का और आदेश देने का कुछ वो लगा कि कुछ तो किसानों के प्रति नरम रुख सरकार का हुआ है। और मीटिंग का माहौल शुरू में तलखाई से शुरू हुआ, मगर जब मीटिंग संपन्न हुई तो बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका था। मुझे लगता है कि इस मीटिंग का किसानों को कुछ फायदा जरूर होगा, क्योंकि अगर मुआवजे भी अकेले बांट देती है सरकार को, 500 से 700 करोड़ रुपए के तो मुआवजे ही हैं, और हमारे ऊपर 24 करोड़ का शुगर मिल का बकाया है, वो तुरंत दिया जा सकता है। और केस है, रही बात फसलों की खरीदी के ऊपर, हम एमएसपी की खरीद की गारंटी का जो कानून मांगते हैं पूरे देश के अंदर है, उसमें हमने कहा, उन्होंने कहा कि ये सेंटर का मुद्दा है, हमने कहा हाँ ये सेंटर का मुद्दा है, मगर हरियाणा सरकार जो हरियाणा के अंदर फसलें होती हैं, 7-8 फसलें सरकार खरीदती है, अगर 13-14 फसलें होती है, 5-6 फसलें और जो पेंडिंग रहती है, हरियाणा की सरकार अगर इन सबको खरीद ले, आप कहते हैं पानी घट रहा है, तो फसल का विविधीकरण जरूरी है। जब सभी फसलों की आप खरीद कर लोगे तो आपका ये सभी फसलें किसान बोना शुरू कर देगा, फिर धान का एरिया भी घटेगा, गेहूं का एरिया भी घटेगा, दूसरी फसलें जैसे धान का मूंग की है, ग्वार की है, आपकी मक्का की है, सूरजमुखी है या सरसों है, तोड़िया, ये बढ़ जाएगा। तो हमारा मानना था कि हरियाणा सरकार सारी फसलें खरीद ले, ताकि इससे देश के अंदर खरीद की गारंटी का कानून कब बनेगा, कब पूरा देश का किसान की सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। अगर हरियाणा सरकार इस तरह की पहल कर दे तो हम पूरे देश के अंदर एक मैसेज दे सकते हैं, हरियाणा के अंदर इस तरह। ठीक बात है कोच साहब, कम से कम ये आपने अच्छी बात बताई कि भले तल्खी के साथ बैठक की शुरुआत हुई, लेकिन आखिरी में जब बैठक समाप्त हुई तो वहां पर माहौल तनावपूर्ण नहीं था, बल्कि समाधान के संकेत मिले थे। होता है, कई बार ऐसा होता है, हमारी टीवी डिबेट्स में भी तल्खी की बात आ जाती है, तल्खी हो भी जाती है, लेकिन लास्ट में अगर वो सकारात्मक कोई संदेश दे जाए, कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकल जाए, तो वही हमारा मकसद भी होता है। विदुरावल, आपने कोच साहब को सुना, किसान नेता हैं और उनका यह कहना है कि अब उनको उम्मीद दिख रही है। जो बैठक हुई उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जिससे किसान नेता को, किसानों को इस संकेत मिले कि हां शायद आने वाले समय में कुछ और बैठकें भी तेजी से होंगी और वहां से समाधान भी निकल पाएगा। नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे थे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। विदु भाई बोलिए, आ रही है। अतुल जी, जब संवाद होता है तो समाधान निकलता ही है। ये संवाद जो है, संवाद से समाधान होते ही, और यही सुरेश कोच जी की बात से भी हमने सुना, और निरंतरता हम देख रहे हैं जिस प्रकार से जब भी समाधान करने के लिए हमारे किसान भाइयों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ नेता, तो जब भी बैठते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में वो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर उठते हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने जो है जब भी संवाद किया है हमेशा किसान भाइयों को लाभ हुआ है। दिक्कत तो तब होती है जब हमारा विपक्ष उनको बिना बात के तंग करता है, उनको अलग अलग प्रकार से उकसाता है, उनको भरपाता है, उनके बीच में झूठ फैलाता है। अभी क्योंकि सकारात्मक बात इसलिए हुई, सीधा बात की है, सरकार ने बात की है और सरकार से बात हुई है, और मोटे मोटे तौर पर जिन बातों पर सहमति हुई है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार पहले से कर रही है, वही लगभग वही काम जो है मोटे मोटे तौर पर किसान ने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुरेश कोच जी ने कहा कि 5-6 फसलें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खरीद ले, उनका 7-8 फसलें हम खरीदते हैं। सुरेश जी, हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक। और आपका ये सुझाव कि भाई 5-6 फसलें जो और हैं इनको भी खरीद लें, तो मेरे ख्याल से जो है एमएसपी गारंटी पूरे तरीके से वैसे ही हो जाती है। ये बहुत अच्छा जो है सकारात्मकता की तरफ बढ़ता हुआ एक सुझाव है।
इसकी क्या जो है मॉड्यूलेशन रहेंगी, किस प्रकार से ये हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पर रोक लगी हुई थी वहां पर सुरेश जी के साथ, यानी सुरेश जी के साथ के जो भाई हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में पंजाब के साथी बैठे थे। और पंजाब वो जगह है जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक फसल भी एमएसपी पर नहीं खरीदती है पंजाब की सरकार, एक फसल भी एमएसपी पर। केंद्रीय जो एजेंसियां हैं 2 फसलें जो खरीदती हैं, गेहूं और जीरी, उसके अलावा कोई एक फसल भी जो है पंजाब की सरकार या जब तक कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रही, एक भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदते थे। अच्छा, हरियाणा के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी से पहले की सरकारें, वो भी एक दाना नहीं खरीदती थी एमएसपी पर। ये तो आकर भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाया कि भाई हम फसलों को, किसान की फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, मैंने पहला भाग जो है राजनीतिक बात में ले लिया, हालांकि मुझे पहले भाग दूसरा कर लेता तो भी बेहतर है। चलिए ये भी पूरा करूं। पंजाब के अंदर जो वर्तमान की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो घोषणा पत्र में लिख कर आई थी कि हम हर फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। तो अब बजाय कि खुद अपने प्रदेश में, जैसे सुरेश कोट जी ने अभी सुझाव दिया कि हरियाणा की सरकार जब सारी फसलें खरीद लेगी तो एमएसपी गारंटी कानून की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक की गारंटी हो जाएगी। लेकिन पंजाब की सरकार ये कहकर आई थी, घोषणा पत्र में लिख कर आई आम आदमी पार्टी की 2022 में, आज तक भी एक दाना नहीं खरीदा, उतना भी नहीं खरीदा जितना हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार ने। 1-2 मुद्दों की इन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात है। फसल विविधीकरण के लिए इन्होंने आवश्यक बताया कि उन 5-6 फसलों को भी हम खरीद लें। उन 5-6 फसलों पर भी हम अगर एमएसपी पर नहीं खरीदते तो उस पर भावांतर भरपाई योजना के तहत जो है एक भावांतर के रूप में एक अच्छी रकम जो है उनको दिया करते हैं, जो कि मोटे मोटे तौर पर एमएसपी के नजदीक ले आते हैं। लेकिन फिर आपको बताना चाहता हूं, ना तो हमसे पहले हरियाणा के अंदर कोई कांग्रेस की या इनेलो की कभी सरकार, मैं इसका जवाब लूंगा विदु भाई, मैं इसका जवाब ना सुरेश कोत साहब से ही लूंगा कि एक सरकार से आप उम्मीद करते हैं लेकिन पैरेलल दूसरी सरकार दूसरे प्रदेश में, उससे उम्मीद क्यों नहीं है, या वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ मोर्चेबंदी क्यों नहीं है। लेकिन जो तीसरा पहलू है वो है केंद्र के खाते में जाता हुआ, वहां पर भी सुरेश कोत साहब ने आपसे गुजारिश की कि 4-5 फसलें और बच रही हैं, अगर आप सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं हरियाणा में एमएसपी पर तो इन फसलों को भी उसमें शामिल कर दें, और वहां अगर सरकार ये कदम उठाती है तो कम से कम इस बैठक का एक नतीजा पहला तो निकलेगा। सुरेश रोड साहब, भाई बीजेपी का यह कहना है कि हमारी वार्ता किसानों के साथ पहले से हो रही थी, अभी भी हो रही है, फिर से शुरुआत हो गई और सकारात्मक रही, जैसा सुरेश कोत साहब ने कहा। कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, यह आरोप लग रहा है कि राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टियां। नहीं, अतुल जी, कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी कि सकारात्मक नतीजा निकले सरकार का और किसानों का जो रिजल्ट आए बातचीत का, इस बैठक का, तो कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी कि अच्छा नतीजा निकले। किसान नेता को आप भी सुन पा रहे थे, मैं भी सुन पा रहा था, उन्होंने ठीक कहा कि जो फसल हरियाणा में होती है, आप जो बची हुई है उन पर भी आप एमएसपी देने का काम करें। और जो बड़ी बात कही किसान नेता की तरफ से बात आई, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, जैसे सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, तो सुरेश जी ने बोला है कि आप मुआवजा दे सकते हैं, उसमें कोई किसी तरीके की लेट करने की स्थिति नहीं है। सरकार चाहे, अधिकारी चाहे, जैसे उन्होंने कहा कि वो भी किसानों के लिए एक राहत की बात होगी, 5-7 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है वो तो तुरंत रिलीज किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने और भी बोली है, जो केसेज हैं, किसान नेता को ध्यान से मैंने सुना, उन्होंने कहा जो किसानों के ऊपर केस जो है, जो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के समय में बने हैं, तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति किसानों को राहत देने की है और सही में सरकार सच्ची नीयत से किसानों का भला करना चाहती है, तो किसान नेता की ये मांग भी बिल्कुल सही है। इसके लिए भी कोई लेट करने की या कोई प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, तो आप फटाफट किसानों के केस वापस ले सकते हैं। तो 2 बातें, मुआवजे की और केस वापस लेने की बात सुरेश जी ने, किसान नेता ने आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को या प्रशासन को बोली, और इस पे कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल समर्थन करती है कि नहीं, आप समर्थन तो करते हैं, लेकिन हुड्डा साहब सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लीगल गारंटी का कानून हमने वादा किया था, बीजेपी सरकार उसे पूरा कर दे, जबकि कोच साहब कह रहे हैं कि केंद्र का मामला केंद्र के स्तर पर सुलझता है, हरियाणा सरकार से हमारी उम्मीद है कि वो 4-5 अगर फसलों को और जोड़ दे तो हमारा काम हो जाएगा।
वो तो दूसरा विकल्प दे रहे हैं, आप कह रहे हैं लीगल गारंटी कानूनी दे सरकार, वो हरियाणा सरकार कैसे दे सकती है? नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का भी और किसान बंधुओं का भी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना या एमएसपी की गारंटी, वो तो केंद्र से ही मांग है, क्योंकि वो तो केंद्र ही कर सकती है ना। लेकिन जो जिस माहौल में जैसे सबू बॉर्डर है, वो हरियाणा सरकार ने यहाँ से रोका हुआ है कि कोई अस्थायी समाधान, ताकि जनता को भी असुविधा ना हो। तो इस बारे में तो किसान नेता की ये बात भी सही है कि आप हमारे को, जैसे गेहूं और जीरी की उन्होंने बात कही कि ऑटोमेटिक थोड़ा कम लगाना शुरू कर देंगे लोग अगर आप दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो एक टेम्परेरी जो बातचीत हुई है, इन्होंने किसान नेता ने ये कहा है कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने केंद्र से इजाजत चाहिए, ये तो आप कर सकते हो जो हरियाणा सरकार के मतलब अगर ये अगर होता है तो मुझे लगता है कि इसका तो कांग्रेस स्वागत करेगी ना, कि इसका भी विरोध करेगी कि नहीं केंद्र से ही चाहिए। नहीं, हम तो किसान को दिए जाने वाली, अगर आपके कुरुक्षेत्र में कारपोरेशन है, सुभाष सुधा जी मंत्री हैं सरकार में, उनके ही वो कार्य क्षेत्र में आती है। अगर म्युनिसिपल कमेटी भी कोई फायदा करती है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है, हरियाणा सरकार की तो बात छोड़ दीजिए। हम क्यों विरोध करेंगे किसी चीज का? हम तो ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सबू बॉर्डर खोलिए, जनता को भी असुविधा है और किसानों में। ठीक है विवेक चौधरी भाई, जब तक आप सत्ता में रहे तब तक तो नहीं, लेकिन अब वार्ता शुरू हुई है और कांग्रेस की तरफ से सुरेश रोड कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ अगर अच्छा संवाद होता है तो उस संवाद का स्वागत होना चाहिए। अतुल भाई, बिल्कुल संवाद होना चाहिए। और कोच साहब ने जो बात कही कि मनोहर लाल खट्टर जी के समय में कोई संवाद नहीं हुआ और आज संवाद करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आगे दिख रहे हैं, चुनाव सामने दिख रहे हैं, उस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज नहीं तो मनोहर लाल जी के समय आप भी तो थे ना विवेक भाई। मैं अतुल भाई अगर बात बोलने देंगे, मैंने सिर्फ एक छोटा सा मैं अपना पक्ष अपनी बात मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। 14 फसलों पे एमएसपी देने का जहां जिक्र हुआ, 2019 से पहले कितनी फसलों पे एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करती थी, ये भी बताने का काम भारतीय नहीं, आप करेक्ट कर लीजिए एक बार, और ये भी बताने का काम भारतीय। मैं भाई साहब या आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने बारे में बोल दीजिएगा जो चलो आप सवाल पूछ रहे थे। आज कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि चुनाव को देखते हुए बैठक बुलाई गई या कोर्ट के आदेश आए कि रोड खोला जाए। आयुष भाई, मैं अंबाला से ही बिलोंग करता हूँ और शंभू बॉर्डर जो है उसका असली नुकसान अगर किसी को है तो वो ना केवल किसान को, आज अंबाला के व्यापारी को भी बहुत भारी नुकसान है। और आज अगर बात की जाए आम जनमानस को बहुत भारी नुकसान है। पर कहीं ना कहीं सरकार की एक जो सोच है शहर और गांव की लड़ाई बनाने की, आज वो सबके सामने है। ये बारी बारी किसानों को बदनाम करते रहे, किसान बॉर्डर बंद करके बैठे हैं, पर किसानों ने बॉर्डर बंद नहीं किया, बॉर्डर तो सरकार ने बंद किया। उस बात को कहने में नहीं आएंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, अगर किसानों के इतने ही पक्षधर हैं और इतना ही किसानों का भला चाहते हैं तो आज के दिन हमारे भाजपा के प्रवक्ता बारी बारी डिबेट्स में कहते हैं किसान का बेटा, गरीब का बेटा, बहुत ही बीजेपी का गरीब घर से आया हुआ मुख्यमंत्री आज है। तो उन मुख्यमंत्री जी से फॉर्मूला पूछना चाहूंगा, 2.5 एकड़ के किसान का बेटा, कि उन्होंने कौन सी खेती की वो हमारे किसान भाइयों को देने का काम करें, जिसमें 2014 से और आज कहां पहुंच गए, कोई उनकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब नहीं है। वो खेती बता दे, कोई किसी चीज की डिमांड नहीं करता किसान। आज तो एमएसपी गारंटी कानून की बात, आज अरे सुन लीजिए भाई साहब। नहीं विवेक भाई अभी हम उनके प्रॉपर्टी पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं। आज मेरा सवाल यह है कि 4.5 साल तक आप सत्ता में जब थे भागीदार, तो आपने एमएसपी पे कई फसलों को तो रखवा दिया, 4-5 भूल गए थे वो, अब इनसे उम्मीद है। लेकिन आपने सरकार का साथ नहीं छोड़ा। आपने सरकार का साथ तब छोड़ा जब आपको लोकसभा में टिकट नहीं मिली। किसान के लिए तो साथ आपने नहीं छोड़ा। नहीं, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर इतने ही किसान हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, हम जब तक सरकार में थे 72 और 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट उसके
फसल का पहुंचाने का काम करते थे, पर 1 महीना नहीं हुआ, फसल जब आई गेहूं के सीजन में आपके चैनल ने दिखाने का काम किया कि क्या हालात थे मंडियों के अंदर, किस तरह किसान का सोना बिका, ऐसी क्या दिक्कत आई। हम 48 और 72 घंटे में पेमेंट दे रहे थे, ये एक 1.5 महीना नहीं पेमेंट दे सके। अगर इतने किसान हितैषी हैं, बताने का काम करें, क्यों नहीं दे सके। हम तो एक चीज जानते हैं आयुष भाई, आज के दिन अगर किसानों अतुल भाई माफी चाहूंगा, आज के दिन अगर किसानों की आप कोई पैरवी करना चाहते हैं, किसानों को कोई भला करना चाहते हैं, तो जो डिमांड्स हैं उनको मांगने का काम करें। आज नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रश्न वही रहता है ना, ठीक है आप आज थोड़ा सा सेफ जोन में जाएंगे, वो होता भी है, कई बार होता है, लेकिन आप जब सरकार में थे तब आप 72 घंटे और 48 घंटे में दिलवा देते थे, लेकिन 5-6 फसलें आप नहीं दिलवा पाए जो है एमएसपी पर, उनको भी कानून क्रेडिट आप लेंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी ने किया। यानी सरकार में तो आप दोनों लोग थे ना, तो अगर नुकसान हुआ तो दोनों की जिम्मेदारी होगी, उसमें सिर्फ बीजेपी या सिर्फ जेजेपी की जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं आपको भी अकेला दोषी नहीं मानूंगा, मैं उनको भी अकेला दोषी नहीं मानूंगा। या तो आपको क्रेडिट मिलेगा तो सामूहिक मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो भी सामूहिक मिलेगा, उसमें बंटवारा नहीं हो सकता। बहरहाल ठीक है, अमनदीप भाई हो गया सर, हो गया विवेक चौधरी, हो गया, लंबा हो रहा है, समय की पाबंदी। फिर से आऊंगा आपके पास, आपके सवालों का जवाब भी लूंगा विदुरावल से। अमनदीप केसरी, मेरा प्रश्न यह है जी अब कोई अवसर मिल रहा है कि राजनीति करें, क्योंकि अब तो शुरुआत हुई है, चुनाव के नजदीक आते आते ही बात तो शुरू हुई है कम से कम। जी अतुल जी बिल्कुल। और देखिए आपकी चर्चा से यहाँ पर जैसे कि किसान नेता सुरेश खोत जी भी हैं, भाजपा प्रवक्ता भी हैं, एक बात बिल्कुल साफ हुई आज की मीटिंग के बाद कि इतने लंबे संघर्ष के बाद पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकारा कि जो ये किसान संगठन है, जिनको ये बार बार से ये कहते थे कि ये किसान संगठन नहीं है, ये तो विपक्षी जो है पार्टियों के बहकाए हुए आदमी हैं, या ये आतंकवादी हैं, या ये और ज्यादा कोई क्रिमिनल लोग हैं जो आ जाते हैं निकल करके, तो वो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। आज स्वीकार करना पड़ा कि ये किसान संगठन है, असली किसान थे और अपनी जायज मांगों को लेकर के हमेशा से सरकार के साथ संघर्ष करते रहे। और देखिए अतुल भाई, अब मैं बताता हूं कि जुमलेबाजी और असलियत में क्या है। जिस प्रकार से किसान नेता ने बताया कि किसानों की क्या क्या मांगे हैं, आपने भी दिखाया, और लेकिन असलियत क्या भारतीय जनता पार्टी करती है, बजाय सकारात्मक सोच रख के इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय आप देखिए कि एक तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई बॉर्डर खोल दीजिए, उसके ऑर्डर को चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये किसानों को उकसाने वाली बात नहीं है? क्या इससे प्रदेश के व्यापारियों का नुकसान नहीं होता? दूसरी बात कि पुलिस अफसरों को हम और ज्यादा उनको पदोन्नति देंगे, जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां, डंडे या गोली मारी है, उनको उतनी ज्यादा। तो ये बातों के साथ एक रवैया सरकार का इस प्रकार का आक्रामक है, और दूसरी तरफ से खोखले दावे करना। उस खोखले दावे को मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार से चिल्ला रहे हैं 14 फसलों पर एमएसपी 14, अरे भाई संघर्षरत किसान है अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए। अगर आप, ये पूरी दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि किसी वर्ग को आप कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा सुविधा दे रहे हैं और वो धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। ऐसा कभी होता है क्या अतुल भाई? अगर उसको सुविधा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो कौन अपना अच्छा जीवन छोड़ करके सड़कों पे मरने, लाठियां, डंडे, गोलियां खाने उतरेगा? ये इसलिए है कि ये जो बोल रहे हैं केवल जुमलेबाजी। उसका उदाहरण मैं दूंगा आपको कि हरियाणा सरकार की एक योजना है कि धान का रकबा कम कीजिए और मक्की का रकबा बढ़ाइए, हम प्रोत्साहन राशि देंगे 7,000 रुपए प्रति एकड़ और आपका मक्का भी खरीदेंगे। ये चिल्ला तो रहे हैं 14 फसलें। आपके चैनल पे चैलेंज करके मैं भाजपा प्रवक्ता को कहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक मक्की का दाना इन्होंने एमएसपी में खरीदा हो तो बता दीजिए, डाटा निकालने अभी और डिबेट में समय है, चाहे पता करके लाते डिबेट। मुझे डाटा चाहिए और मैं आयुष जी को चुप कराइए। अरे भाई मेरा नाम अतुल है, पहले तो मेरा नाम सही ले लीजिए, उसके बाद सही आंकड़े मांगिए। अतुल जी पहले मेरा नाम सही ले लीजिए, फिर सही आंकड़े मांग लीजिए। अतुल जी, अगर आपका नाम गलती से मैंने गलती से इतनी गलतियां भाई मत करिए आप लोग, जो मेहरबानी करिए मेरे ऊपर। बहरहाल विदुरावल भाई वो आंकड़े मांग रहे हैं, केवल वो आंकड़े मांग रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आप 14 फसलों की तो बात करते हैं, लेकिन एक मक्की का दाना आपने एमएसपी पर नहीं खरीदा है। मेरा प्रश्न दूसरा होगा, ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप आप पर सिर्फ इनेलो और कांग्रेस नहीं लगाएगी,
या आप उन पर नहीं लगाएंगे? आपके साथी 4.5 साल जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, वो उनसे भी कहीं ज्यादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हम थे तो हमने एमएसपी पर कई फसलों को एड ऑन करा दिया था, हम थे तो हमने 72 घंटे मैक्सिमम 48 घंटे मिनिमम पेमेंट कर दी थी, हम जैसे ही गए सब बिखर गया, सब खत्म हो गया। इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं कोच साहब के पास जाऊं। ये गलत है कि बिखर गया, कुछ भी उल्टा बेहतर हुआ उनके जाने के बाद। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं, जब हमारे साथ ये हमारे 25% के भी पार्टनर नहीं थे, तब तो वादे कर रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं इतने बड़े बड़े। और इस पर आपने ठीक सवाल किया कि इसलिए सरकार से इनका जाना नहीं हुआ, टिकटों के आवंटन के कारण जो है इनको कोई हम टिकट नहीं दे रहे थे, इसलिए ये भाग खड़े हुए। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब इनकी खुद की सरकार थी, जब अजय और बिल्लू की सरकार चला करती थी, जब चौटाला साहब की सरकार चला करती थी, तब क्यों नहीं कोई दाना खरीद लिया? तब क्यों किसान के खाते में आप ये पर्सनल जो कमेंट फिर से शुरू करा इन्होंने, फिर आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। ये फिर से भाजपा प्रवक्ता शुरू करते हैं और इसमें पर्सनल नहीं, ये क्या बिल्लू क्या होता है भाई? मैं ये बिल्लू क्या होता है? मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं। अमनदीप की इस बात से मैं करेक्ट करता हूं, अमनदीप की इस बात से मैं सहमत हूं। गलत आप जो उनका असली नाम है उसको लेकर बोलिए, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करना? मतलब हाँ अमनदीप, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नहीं विदु भाई ये गलत है, ये गलत है। अब टाइम ना वेस्ट करो, चलिए मुझे बोलिए। अच्छा, इन्हें ऑब्जेक्शन है, मैंने इनको ऑब्जेक्शन सम्मान जो है पूरा ले लिया। अजय और अभय की सरकार जब चलती थी, तब ये एक दाना भी क्यों नहीं खरीद पाए? मैं फिर से करेक्ट कर दूं, टेक्निकली ये गलत है। कोई अजय और अभय की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी नहीं है। ये नहीं, ये गलत है। अतुल जी गलत लगातार बीच में बोल रहे हैं। भाई उस समय जो नेतृत्व करता था उनका नाम ले लीजिए ना विदु भाई। नहीं बिल्कुल अच्छा चलो, ये और आसान बिल्कुल नेतृत्व में चाहिए नहीं, ये मेरा और आसान कर दिया। जब ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनके सुपुत्र अजय सिंह चौटाला है और अभय सिंह चौटाला है, या तो वो डिसोन कर दे ओम प्रकाश चौटाला जी को, नहीं तो ये डिसोन करेगा। ये फिर से विदु भाई ये गलत बात है, विदु भाई ये गलत बात है भाई। जिस टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ आप उस पर नहीं जाके अजय अभय बिल्लू ओम प्रकाश चौटाला, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है विदु भाई, ये गलत बात सुनिए विदु भाई, ये गलत बात है। आप मुद्दे पर आइए, आप कहिए कि इनेलो की सरकार ने क्यों नहीं खरीदा, आप कहिए कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं खरीदा, वहां तक सही है, बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ। इसको भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर नहीं मानती। ये बदतमीज आदमी कौन बोल रहा है बीच में? इसको जिंदर बाबू एक बात चली जाए, नकली प्रोफेसर है बिल्कुल। अतुल भाई अमनदीप मैंने टोक दिया। अमनदीप देखिए, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला की सरकार का जिक्र किया, वो उस पर बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ विदु भाई जल्दी, वक्त जाया होता है भाई, मेरे पास समय नहीं रहता है, फिर माफी चाहूंगा। गलत बात है, कैसे बोलता है विदु रावल? मैं नायब सैनिक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं बोलना है, किसी के लिए नहीं बोलना है भाई, ये मेरी गुजारिश आप लोगों को। क्या मतलब है यार? नहीं मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ अमनदीप। अतुल जी, डिबेट का विषय क्या है सर? विषय आपने बदल दिया ना प्रोफेसर विदु रावत, विषय आपने बदल दिया। मेरा सीधा सा प्रश्न था कि जो सुझाव कोच साहब ने दिए और आपने भी स्वीकार किया, उसका सभी ने स्वागत भी किया। अब यहां पर अगर राजनीतिक आरोप कोई लग रहा है तो सबसे ज्यादा तो वो लगा रहे हैं जो आपके साथ सत्ता में बैठे थे 4.5 साल। आप सीधा जवाब उसका दीजिए कि आप तो अभी भी घिरे हुए हैं और वो भी घेरने लगे जो कि सत्ता का सुख भोग गए, मलाई खा के निकल गए। चलो मलाई वाले विषय से तो मैं भी सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जब आप सत्ता के साथ होते हैं और जब आप सत्ता के अलग जाते हैं, तो आप अगर अलग अलग बातें कहते हैं तो आपकी विश्वसनीयता कम होती है। यद्यपि जेजेपी, जिसको अभी 1% भी वोट नहीं मिला पूरे हरियाणा में, अभी जो रिसेंटली लोकसभा चुनाव है, उन्हें अपने अस्तित्व बचाने के लिए इन विषयों को फ्लेयर अप करना पड़ा। नहीं, ये क्राइटेरिया है। तुम्हारा सवाल ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल जब संयुक्त था, मैंने इनसे एक सवाल पूछा था अतुल भाई, उसका जवाब नहीं है। 2019 से पहले कितनी फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं? मैं इनके बीच में बोला था क्या? इन्होंने मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं जब मैं मुझे चुप करवा रहे हैं? भाई आपका समय आएगा, नहीं बोलने दूंगा मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। अगर इस अच्छा आप जरा दोनों लोग शांत हो जाइए। और मैं फिर से कहता हूं कि यहाँ पर आप लोग व्यक्तिगत चर्चा करने नहीं आते हैं, एक दूसरे की जो है अपनी रंजिश जो है ना पॉलिटिकल, वो आप प्लीज मेरे मंच पे मत निकाला करिए। मेरी सभी से गुजारिश है। विदु जल्दी से अपनी बात पूरी करें, समय कम है। हाँ
बिल्कुल। अच्छा, अब इनका कहना यह है कि 2019 के बाद से हमने शुरू किया। आप तथ्य उठाकर देख लीजिए, 2016 से अगर हमने फसलें एमएसपी पर राज्य सरकार ने खरीदना ना शुरू किया हो तो मैं गलत हूँ। दूसरा, एक भाई ने तो आपने ये कह दिया जिसको स्कीम का नाम नहीं पता, स्कीम का नाम नहीं पता, मेरा पानी मेरी विरासत जिसको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि मक्की का एक दाना नहीं खरीदते। मेरे गांव के सैकड़ों किसान जो हैं, एक दाना नहीं, एक एक दाना। स्कीम का नाम है मेरा पानी मेरा विरासत। आप दिखा दीजिए एक जय फार्म। अच्छा, क्यों नहीं जय फार्म दिखा दो। अच्छा, इनालो पार्टी छोड़ दोगे? मैं अगर दिखा दिया आपको जय फार्म तो आप इनालो पार्टी छोड़? अरे यार मेरे से चिढ़ है ना, नहीं छोड़ेंगे यार। हाँ, मतलब फिर वही बात है। अरे भाई फिर देखिए अब ये अरे आप एक दूसरे से चिढ़िए मत भाई, आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, यहाँ पर इतनी लड़ाई कर लेते हैं, बाद में जाकर एक दूसरे के गले मिल लेते हैं। आपको इनेलो में रहना, आप इनेलो में रहिए, उनको बीजेपी में रहना, बीजेपी में रहिए। बहरहाल सुरेश कोत विदु भाई हो गया, विदु भाई प्लीज प्रोफेसर विदु रावल प्लीज, सुरेश कोत साहब, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब हम पॉलिटिकल लोगों के बीच में जाते हैं तो चर्चा बिखर जाती है, आपने देख लिया। आप जरा इन चारों की भावनाओं के बारे में बताइए। आपको लगता है कि हाँ वाकई सरकार वाले जो बैठे हैं उनकी भावना और जो बाकी विपक्ष वाले हैं सबकी भावना तो एक ही दिख रही होगी ना? महसूस हो रहा होगा कि नहीं सब किसानों का हित चाहते हैं अपने अपने तरीके से। और इसी के साथ एक प्रश्न और जोड़ता हूं कि जब पंजाब के किसान या उनके प्रतिनिधि उस बैठक में अगर शामिल होते हैं या उस बैठक की बात उन तक जाती है तो उनका रुख क्या होता है? वो कहते हैं कि हमें भी हरियाणा से ही चाहिए, या वो अपने पंजाब की सरकार से भी मांग कर रहे हैं और वहां पर सुनवाई हो रही है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो राजनीतिक साथियों को तो अपनी लाइन पे बोलना होता है। जब हमें 2014 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं की थी, हम उनके खिलाफ कहते थे कि ये कांग्रेस हमारी बात नहीं मान रही, इसलिए इनको सत्ता से बाहर करो। तब कांग्रेस वाले कहा करते हैं बीजेपी वाले अंगले मिल गए। अब ये 3 कानून बीजेपी लेके आई, हमने उनका विरोध किया और जब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमने बीजेपी का कहा कि इनको सत्ता से बाहर करिए, ये कहने लगे कांग्रेसी आंगले मिल गए। इन भैया का तो ये सिस्टम है अलग टाइप का है। रही बात हमारे बीजेपी के एक साथी ने जो बात कही वे पहले खरीदी नहीं जाती थी, ये भी गलत है। चौधरी भजनलाल से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से लेकर के चौधरी बंसीलाल से लेकर के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा या मनोहर लाल खट्टर, किसी की भी सरकार रही हो ऐसा कभी नहीं हुआ हरियाणा के अंदर कि किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। हाँ, किसी ने कुछ फसलें ज्यादा खरीदी, किसी ने कम खरीदी। हमारा तो बात यह है कि अब हमारी सरकार ने हमारे को बुलाया कि एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून हरियाणा सरकार नहीं बना सकती। हमने भी समझा हाँ नहीं बना सकती। C2+50 के तहत भाव तय करना CACP का रिपोर्ट देगी, सेंट्रल सरकार का काम है। हमने माना क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। हमने डिमांड करी है, 2 ही डिमांड जो सरकार से करी थी सीधी, बाकी तो कुछ प्रशासनिक मुद्दे थे। तुरंत वहां सेक्रेटरी साहब ने आदेश दिया, देखते हैं क्या होता है। वो भी हफ्ता 10 दिन का उन्होंने कहा है, ये 1 हफ्ते के अंदर आपके बीमे डलवा दिए जाएंगे, मुआवजे डलवा दिए जाएंगे, आपका बकाया पैसे डलवा दिए जाएंगे, शुगर मिल का बकाया डलवा दिया जाएगा, 15 दिन में आपके ट्यूबवेल कनेक्शन सारे के सारे जो पेंडिंग है वो करवा दिए जाएंगे। तो हमें जब अच्छी बात हुई तो हम इसको नकार तो नहीं सकते ना। पहले ये बात नहीं करते थे, हम कहते थे बीजेपी सरकार तानाशाही पे उतर रही है, किसानों के साथ बात भी नहीं करती। आज जब इन्होंने बात करी तो हम ये तो कहेंगे कि बात करिए, सकारात्मक करिए भाई। कुछ मुद्दों के ऊपर आदेश दिए हैं और हमने ये भी डिमांड करी कि अब की बार ना बारिश हुई, ना पानी नहरों में था, धान के ऊपर खर्चा बढ़ गया है, इसलिए हमारी ये भी डिमांड है कि अब की बार धान पे बोनस दिया जाए। रही बात पंजाब के साथियों की, मैं पंजाब के साथियों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो भगवत मान से अपनी मीटिंग करते हैं ना करते हैं, उनकी सरकार उनकी क्या मानती है नहीं मानती है वो अलग चीज है। हम तो इस बात का तो स्वागत करेंगे कि 4 साल तक जो बातचीत बंद थी कि सरकार ने बाकायदा कम से कम वो बातचीत शुरू हुई है। ठीक है सुरेश रोड साहब भाई, देखिए कम से कम सुरेश कोत साहब का ये कहना है कि जो हमारी अभी हरियाणा सरकार से और अधिकारियों से वार्ता हुई है उससे हमको उम्मीद दिख रही है,
लेकिन फिर बात घूमकर वहीं जाती है कि कांग्रेस उस दिशा में उसको ले जाएगी कि आप हरियाणा सरकार वाला हरियाणा सरकार तक रखिए, लेकिन जो कानून की बात है कि गारंटी वाला कानून चाहिए, उसको आप लीगल करिए, उसके लिए ये आंदोलन चलते रहना चाहिए। यही तो कह रहे हैं आप। देखिए सेंटर का सुरेश रोड साहब से सवाल है। कोच साहब रोड साहब से सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता से। रोड साहब है हमारा, और मोदी सरकार से हम ये मांग लगातार करते रहेंगे, इसमें कोई शक ठीक है, नहीं। वही मेरा सवाल था। रोड साहब, सुरेश जी। जी हाँ अतुल जी, देखिए ये बीजेपी के हाथ में, किसान नेता जी ने भी यही बात बोली कि जैसे मुआवजे की बात हुई, शुगर मिल के बिल की हुई, ट्यूबवेल कनेक्शन की हुई, केस वापस लेने की हुई, सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। किसानों की तरह कांग्रेस पार्टी यानी विपक्ष भी इस चीज का स्वागत करता है, लेकिन वही डाक के 3 बात साबित न हो जाए। हम तो आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं बीजेपी की सरकार से, नायब सिंह सैनी सरकार से, किसानों की तरह ही, क्योंकि हम किसानों के साथ हैं। उनके हकों की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं रही। और अगर आज जैसे इन्होंने बताया किसान नेता ने कि इनको उम्मीद है, बातचीत अच्छी हुई है, तो हम भी इस चीज का स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हम ये चाहते हैं कि जैसे कोच साहब ने भी बताया है, सुरेश जी ने, कि वो मांगे जिनमें कोई अड़चन नहीं है, जिनमें केंद्र सरकार की कोई आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, वो तो लागू करो। कहीं जैसे जेजेपी के साथी, पता नहीं आईएनएलडी के साथी कह रहे थे, कभी ये वही बात न हो जाए कि सिर पे चुनाव देख के आज ही किसानों से बातचीत करने इनको याद आया है। कभी जैसे ये घोषणाएं कर रहे हैं, किसानों से बातचीत भी एक रणनीति के तहत तो नहीं कर ली। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ना तो कोई झूठा रोक लगाएगी, ना हम कोई सरकार का विरोध करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी जो काम किसानों के हित में कर सकती है वो करे, और जनता के लिए भी उन्होंने जो रास्ते बंद कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक में, वो आदेश आने के बावजूद भी सरकार में टस में मसली हो रहा, तो जनता को भी सुविधाएं प्रदान करे, किसानों को भी करे, हम स्वागत करेंगे। हम कोई चलिए, अच्छी बात है, ये अच्छी बात आपने कही कि जो है वो साफ गोई से कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट है। हाँ, तो फिर कांग्रेस किसानों के साथ। ठीक है, ठीक है। विवेक, बहुत जल्दी से एक छोटा सा ही कमेंट आपसे चाहूंगा, अब समय की थोड़ी पाबंदी है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके आने के बाद का जो किसानों की फसलों का था मामला, उसमें कुछ और फसलें ऐड हो गई। उसका जवाब दे रहे हैं विधु, वो कह रहे हैं कि 16 से ही था। क्रेडिट वो आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आज क्रेडिट लेने देने की बात नहीं है, सकारात्मक चर्चा हुई है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करें कि कम से कम चुनाव के नजदीक ही सही हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल जाएगी। अतुल भाई, मैं तो एक चीज जानता हूँ, आपने कहा कि क्रेडिट लेने देने की बात ही नहीं है। मैंने तो इनसे सीधा से सवाल पूछा था कि कितने प्रदेशों में आप एमएसपी दे रहे हैं 14 फसलों पे। अगर आपकी केवल हरियाणा में सरकार नहीं है, पूरे देश में कई प्रदेशों में सरकार है, कहीं पर मध्य प्रदेश में 9 पर दे रहे हैं। विधु भाई बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। हम तो एक चीज जानते हैं, आज के दिन 2019 के बाद आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का ये विजन था कि उन्होंने जिस तरह जीरी के ऊपर चोरी चली आ रही थी, जिसको इन्होंने तथाकथित धान घोटाले का नाम देने का काम किया था, उस चोरी को के ऊपर रोक लगा के 14 फसलों को खरीदने का एक रोड मैप जो तैयार किया गया, वो सबके सामने था। हम तो ये कहते हैं कि किसानों के लिए जितना किया जाए आज उतना थोड़ा है। आज कहीं ना कहीं एक रणनीति भी है। जो बात किसान नेताओं द्वारा कही गई कि पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है, वो भी एक रणनीति है किसान को किसान से लड़ाने की। पुलिस में अधिकारी कौन है? किसान के बेटे हैं, कोई और नहीं है। आज वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आज फौज के अंदर कोई जा रहा है, पुलिस के अंदर कोई जा रहा है, वो भी किसान के बेटे हैं। आज आप क्यों आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं? हम ये कहते हैं किसान के लिए जितना आप करें उतना आज थोड़ा है। ठीक है विवेक भाई, बिल्कुल सही बात। उनके ऊपर आप स्टैंड रखिए। ठीक है, अमनदीप केसरी, फाइनल कमेंट आपका। आप भी सहमत हैं कि किसान को जितना मिल सकता है उसका जो हक है वो दे दे, बाकी राजनीतिक लड़ाई आप लोग लड़ते रहेंगे? जी बिल्कुल अतुल जी, हम तो लगातार किसानों के साथ खड़े रहे और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। और ये आपकी डिबेट में भी सकारात्मक तरीके से साफ हो चुका कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। किसान के अंदर गोलियां चलाई थी कि नहीं चलाई, कर दिया, किसान मरे थे। और जिस प्रकार से ये मेरा भाई भड़ास निकाल रहा है, आपके टीवी चैनल को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भड़ास निकालने का अड्डा बनाया हुआ है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो काले अंग्रेज हैं ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश से चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाले व्यक्ति खत्म हो जाएं। मैं लेकिन इनको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों
तुम्हारे प्रकाश गुरुओं चौटाला अंग्रेजों ने सरकार भी में यही कहा था, कितनी गोली? लेकिन व्यक्ति को खत्म कर सकते हैं, कभी विचार को खत्म नहीं कर सकते। ये इनकी गोली बहुत चलाने- बड़ी भूल है गोली चलाने पूंजीपतिवाद वाला के, विचार खत्म होता जा रहा है। पूंजीपतिवाद के इसलिए जो 1% पर आ कच्चे गए हो। पहनने वालों, इसलिए 1% आ गए हो। और मैं फिर से अतुल जी ये ठीक आप सब बोल रहे हैं क्या? इनकी अतुल जी, बौखलाहट, आप इन्हें नहीं देखिए भाई, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों की कोई व्यक्तिगत लड़ाई है ना तो उसको अपने पार्टी में आप लोग चर्चा में शामिल कर लीजिए। अपने अपने मीडिया एडवाइजर से आप लोग जो है सलाह कर लीजिए कि आप लोगों को आकर यहां पर मेरे मंच पर कम से कम व्यक्तिगत लड़ाई करने का मौका मैं नहीं दूंगा। मैं दोनों लोगों को कह रहा हूं, खुले मन से कह रहा हूं, मैं अमनदीप को भी बोल रहा हूं, मैं प्रोफेसर विदु रावल को भी बोल रहा हूं, मेरे मंच पर मुद्दे पर आकर बात करिए। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई और टीका टिप्पणी आप अपने घर में करिए या फिर अलग से कहीं से कर लीजिएगा। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं सभी दोनों लोगों के लिए, आप लोग अपनी लड़ाई भाई अपने मंचों पर निपटाइए, मेरे मंच का इस्तेमाल इसके लिए मत करिए। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं, माफी चाहूंगा प्रोफेसर विदु रावल आपका भी, बाकी मेहमानों का भी। अब यहां पर सवाल सिर्फ इतना है कि बैठक तो सकारात्मक हो गई, लेकिन सकारात्मक बैठक के बाद भी दो पक्ष है। एक हरियाणा सरकार से उम्मीद है, दूसरा केंद्र सरकार को फैसला करना है। हरियाणा सरकार से जो उम्मीदें हैं उस पर सकारात्मकता दिखाई दे रही है, लेकिन केंद्र स्तर पर जो मामला सुलझना है उस पर अभी भी अड़ियल रवैया ही है दोनों तरफ से। राम राम।